नमस्कार दोस्तों। अंटार्कटिका एक ऐसा मिस्ट्री है जिसका इतिहास को आप जितना खलते जाएंगे वो उतना ज्यादा मिस्टीरियस बनता जाएगा। पूरी तरह से बर्फ की चादर से ढका हुआ यह कॉन्टिनेंट जहाँ पे आज के टाइम पे एक आम इंसान सरवाइव करना मुमकिन नहीं है, वो भी एक दिन फल फूल से भरा हुआ ग्रीनरी जमीन हुआ करता था। लेकिन कैसे, जहाँ पे एक दिन चारों ओर ग्रीनरी ही ग्रीनरी हुआ करता था, वो आज बर्फ में कैसे बदला। दोस्तों, कहा जाता है कि पूरी दुनिया में जितने भी ड्रिंकिंग वाटर है उसका 70% वाटर सिर्फ अंटार्कटिका में बर्फ के रूप में जमा होकर पड़ा हुआ है, जो ग्लोबल वार्मिंग के कारण से बहुत तेजी से पिघल रहा है। क्या होगा अगर ये सारे बर्फ पिघल जाए तो? क्यों यहाँ पे रहने वाले पेंगुइन की डेथ की रेट आग की तरह बढ़ता जा रहा है? कौन है इसके पीछे का जिम्मेदार? आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे उस अंटार्कटिका के बारे में और देखेंगे क्या है एक्चुअल स्टोरी इस कॉन्टिनेंट का। लेकिन उससे पहले आप लोग प्लीज इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। दोस्तों, अगर मैं कहूं कि एक टाइम था जब अंटार्कटिका में पाल्म, बाओबास, कॉनिफरस जैसे घने पेड़ भी देखने को मिलता था, तो क्या आप मेरी इस बात के ऊपर यकीन करेंगे? कैसे एक डेजर्ट पे जहाँ पे चारों ओर सिर्फ बर्फ ही बर्फ है, ऐसे घने पेड़ उग सकता है? यही सोच रहे हैं ना? ये सारे सवाल का जवाब जानने के लिए हमको पहले आज से 400 मिलियन साल पीछे जाना पड़ेगा। जी हाँ दोस्तों, हमारी कहानी की शुरुआत होता है आज से 400 मिलियन साल पहले, जब अंटार्कटिका गोंडवाना का एक हिस्सा हुआ करता था, जहाँ पे साउथ अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, अंटार्कटिका, इंडिया जैसे प्लेट मिलके था। धीरे धीरे दिन बीतता गया और 100 मिलियन साल बाद, यानी कि आज से 300 मिलियन साल पहले, जितने भी छोटे छोटे प्लेट था वो सब मिलके एक सुपर कॉन्टिनेंट क्रिएट किए जिसका नाम पांजिया हुआ करता था। और इस सुपर कॉन्टिनेंट की चारों ओर एक बहुत बड़ा सा वाटर बॉडी हुआ करता था जिसका नाम था पांथलासा सी। ये पूरी सुपर कॉन्टिनेंट इक्वेटर के आसपास ही था, जिसके चलते इस पूरी लैंड मास हरा भरा हुआ करता था और जिसमें अंटार्कटिका भी शामिल था। लेकिन दोस्तों, कुदरत को शायद कुछ और ही मंजूर था, जिसलिए आज से 180 मिलियन साल पहले ये सुपर कॉन्टिनेंट दो हिस्सों में डिवाइड हो गया, लोरेशिया और गोंडवाना लैंड। लेकिन ये टूटने का सिलसिला यहाँ पे भी नहीं रुका। धीरे धीरे ये दोनों कॉन्टिनेंट भी टूटने लगा, जिसके चलते अंटार्कटिका गोंडवाना लैंड से अलग होकर साउथ की ओर मूव करने लगा, जबकि इंडियन प्लेट अलग होकर नॉर्थ की ओर मूव करने लगा। और इन सब प्लेट्स की मूवमेंट की वजह से धरती की कई जगह पर वोल्केनिक इरप्शन होना शुरू हो गया, जिसके चलते पूरी धरती का टेम्परेचर बहुत तेजी से बढ़ने लगा। और इसके पीछे का जिम्मेदार था वोल्केनिक इरप्शन से निकलने वाले CO2 गैस। और इस वजह से धरती पर जीव का सरवाइव करना मुश्किल से मुश्किल होता गया। लेकिन कुदरत को शायद कुछ और ही मंजूर था। धीरे धीरे अर्थ का क्लाइमेट सुधरने लगा और सब कुछ सही हो गया। लेकिन तब तक इंडियन प्लेट नॉर्थ की ओर मूव करते करते एशियन कॉन्टिनेंट से टकराकर द ग्रेट हिमालयन फॉर्म कर चुका था और अंटार्कटिका प्लेट साउथ की ओर मूव करते करते साउथ पोल पर पहुंच गया था। जाहिर सी बात है, साउथ पोल पर सूर्य का किरण डायरेक्ट नहीं पड़ पाता, जिस वजह से अंटार्कटिका कॉन्टिनेंट धीरे धीरे बर्फ से ढकता हुआ चला गया। और जैसा जैसा समय बीतता गया, ये बर्फ की चादर धीरे धीरे मोटा होता चला गया और आज के टाइम पे लगभग 1.9 किलोमीटर की थिकनेस की एक मोटी चादर पूरी कॉन्टिनेंट को ढका हुआ है। और ये सारे फैक्टर इस कॉन्टिनेंट को वर्ल्ड की सबसे कोल्डेस्ट कॉन्टिनेंट भी बनाता है। यहाँ तक कि कभी कभी -89 डिग्री सेल्सियस तक टेम्परेचर चला जाता है। इसके साथ साथ पूरी कॉन्टिनेंट में पूरी की पूरी साल में सिर्फ 200 mm ही बारिश होता है, जो इस कॉन्टिनेंट को एक ड्राइस्ट कॉन्टिनेंट भी बनाता है। आम इंसान को यहाँ पे सरवाइव करने के लिए जानलेवा ठंडों के साथ साथ तूफानी हवा का भी सामना करना पड़ेगा, जो मुमकिन नहीं है। और इसलिए पूरी कॉन्टिनेंट में ना तो कोई इंसानी बस्ती है, ना कोई आम प्रजाति की जीव। दोस्तों, पूरी धरती में मौजूद फ्रेश वाटर में से 70% फ्रेश वाटर इस कॉन्टिनेंट पर बर्फ के आकार से जमा होकर पड़ा हुआ है और जो काफी तेजी से पिघल रहा है। साइंटिस्ट की एस्टिमेट की अनुसार अगर ये सारे बर्फ पिघल जाए तो सी लेवल 60 मीटर यानी कि 200 फीट तक ऊपर राइज कर जाएगा। यानी कि अगर ये सारे बर्फ पिघल जाए तो पूरी धरती से बहुत सारे आइसलैंड कंट्री के नामो निशान मिट जाएगा। दोस्तों, ये तो था इस कॉन्टिनेंट का हिस्ट्री और ज्योग्राफी के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट चीजें। अब चलिए थोड़ा नजर घुमा लेते हैं इस कॉन्टिनेंट को लेकर चलने वाले पॉलिटिक्स के ऊपर। दोस्तों, साल 1773 में ब्रिटिश नावल ऑफिसर जेम्स कुक वो पहला इंसान बने अंटार्कटिका का काफी करीब जाने वाले। अंटार्कटिका से सिर्फ 130 किलोमीटर दूरी से वो अपनी शिप मोड़ लिया। दोस्तों, मेनली दो चीजें जेम्स कुक की इस यात्रा का विरोध कर रहा था।
पहला, क्योंकि पूरी कॉन्टिनेंट बर्फ से ढका हुआ है, इसके पास नॉर्मल शिप लेकर जाना मुमकिन नहीं था, क्योंकि रास्ते से कहीं पर भी शिप आइसबर्ग से टकराकर डूब सकता था। दूसरा, कॉन्टिनेंट के आसपास काफी ज्यादा मात्रा में हर टाइम तूफानी हवा बह रहा था, जो नॉर्मल छोटे मोटे शिप को चुटकी भर में पलटा सकता था। लेकिन साल 1895 में एक जहाज इंसिडेंटली इस कॉन्टिनेंट के किनारे पर आकर लगा, जिसमें से कुल 6 लोग एक छोटा सा बोट से आकर इस कॉन्टिनेंट पर उतरे, जिसमें से एक न्यूजीलैंडर अलेक्जेंडर नाम की बंदा उस बोट से उतर के उस पहला इंसान बना अंटार्कटिका की जमीन पर कदम रखने वाले। इसके बाद लोगों के अंदर और ज्यादा क्वेरीज जगह इस कॉन्टिनेंट को एक्सप्लोर करने में, और दुनिया भर से लोग आके इसके ऊपर एक्सपेरिमेंट करना शुरू कर दिए। और कुछ साल बीत जाने के बाद शुरू हुआ इस कॉन्टिनेंट का कॉलोनियल पीरियड, जिसमें दुनिया भर के देश इस कॉन्टिनेंट के ऊपर कब्जा जमाना शुरू कर दिए। सबकी नजर इस कॉन्टिनेंट पर मिलने वाले ऑयल एंड नेचुरल गैस की खजाना पर ही था, वरना एक सूखा आइसलैंड से किसी को क्या मिल सकता है। और इसी बीच साल 1908 से 1942 के बीच कुल 7 देश इस कॉन्टिनेंट के ऊपर अपना कब्जा जमाने लगा, जिसमें सबसे बड़ा उम्मीदवार था ऑस्ट्रेलिया। जाहिर सी बात, वो इस कॉन्टिनेंट का काफी करीब था और शायद इसलिए सबसे बड़ा हिस्सा कब्जा करने लगा। उसके बाद नॉर्वे, चिली, न्यूजीलैंड, फ्रांस, अर्जेंटीना, यूनाइटेड किंगडम आदि देश शामिल था। लेकिन आश्चर्य की बात तो यह है कि हर जगह मामलतीगिरी दिखाने वाले यूएसए और चाइना कैसे इस कॉन्टिनेंट के ऊपर कब्जा जमाने के लिए कोशिश नहीं किए। हाँ, लेकिन यूएसए, जापान जैसे कंट्री रिसर्च जरूर कर रहा था। इंडिया तो ऐसे भी उस टाइम पे इंडिपेंडेंट भी नहीं हुआ था। और इसी बीच साल 1924 में अमेरिका का सेक्रेटरी ऑफ स्टेट ऑफिशियली ये अनाउंस कर दिए कि अगर कोई देश एक नया जगह का इन्वेट करता है, कि इसका मतलब वो नहीं कि उस नया जगह का मालिक उस देश ही बनेगा, उसके लिए उस देश के लोगों को उस नया जगह पर सेटल होकर रुकना पड़ेगा। बड़ा हरामी हो बेटा। सॉरी। वर्ल्ड वॉर 2 के बाद ये जमीन कब्जा करने का लड़ाई और ज्यादा बढ़ने लगा और अंटार्कटिका में हर देश अपने अपने परमानेंट रिसर्च सेंटर बनाने शुरू कर दिए। और धीरे धीरे अंटार्कटिका को लेकर सारे देशों के बीच एक तरह का कोल्ड वॉर होना शुरू हो गया, और जिसका हल के लिए साल 1958 में अमेरिका का प्रेसिडेंट बाकी देश को एक नोटिस इशू करते हैं और कहते हैं कि एक ट्रीटी होना चाहिए कि हर टाइम अंटार्कटिका आजाद होकर रहे। और फाइनली साल 15 अक्टूबर 1959 में वाशिंगटन में इसको लेकर एक कॉन्फ्रेंस होता है और 1 दिसंबर 1959 में ट्रीटी ऑफ अंटार्कटिका साइन होता है। इस ट्रीटी में ढेर सारी चीजें शामिल किया जाता है, जैसे पूरी कॉन्टिनेंट में पीस मेंटेन करके रखा जाएगा और पूरी कॉन्टिनेंट को सिर्फ साइंटिफिक रिसर्च के लिए यूज किया जाएगा, और जो भी साइंटिफिक रिसर्च से रिजल्ट मिलेगा उसको फ्रीली सारे देशों के बीच एक्सचेंज किया जाएगा। इसके अलावा कभी भी मिलिट्री एक्टिविटी नहीं किया जाएगा। इसके अलावा ना तो कोई न्यूक्लियर टेस्ट किया जाएगा, ना कोई रेडियो एक्टिव मटेरियल डिस्पोज किया जाएगा। इस ट्रीटी सारे कंट्री की क्लेम को टेम्पोररीली तो क्लोज कर दिया, लेकिन आप देखने को रहा है जब 2048 में इस ट्रीटी एक्सपायर हो जाएगा तो अब इसको रिन्यू किया जाएगा या नहीं। लेकिन ऐसा नहीं कि इस पूरी मामला से इंडिया बहुत दूरी बना के रखा। दिसंबर 1981 में इंडिया पहली बार अपनी एक्सपेडिशन लॉन्च किया अंटार्कटिका में, और आज के दिन में इंडिया का 3 रिसर्च सेंटर मौजूद है अंटार्कटिका कॉन्टिनेंट में, भारती, दक्षिण गंगा और मैत्री। ओब्वियसली कुछ ट्रीटी की वजह से आज भी अंटार्कटिका पूरी तरह से सेफ है, लेकिन देखने का बात तो यह है कि कितने टाइम तक इस ट्रीटी इस कॉन्टिनेंट को बचा के रख पाएगा। ग्लोबल वार्मिंग की वजह से इस कॉन्टिनेंट पर मौजूद बर्फ काफी तेजी से पिघल रहा है, जिसकी वजह से वहां पर मौजूद जीव की डेथ की रेट काफी तेजी से बढ़ रहा है। अगर आने वाले कुछ साल में ये ग्लोबल वार्मिंग कमने की जगह बढ़ता चला गया तो आने वाले टाइम धरती पर मौजूद मानव जाति को बहुत बुरी तरह से तहस नहस कर देगा। सो प्लीज सेव आवर अर्थ। एनीवेज, आज की इस वीडियो में सिर्फ इतना ही था। अगर आपको इस वीडियो कुछ इन्फॉर्मेटिव लगा तो इस वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।